आज हम अनुबंध किसे कहते हैं और स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों को बिजनेस लॉ में पूछे जाने वाले एक प्रश्न से जुड़ी हुई तथ्यों को उनके समक्ष रखकर बताना चाहेंगे। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। इसको स्पष्ट करने से लेकर प्रश्न पूछा जाता है। वैसा अनुबंध जो राज नियम के द्वारा परिवर्तनीय है को अनुबंध कहते हैं। वैसा ठहराव जो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय है अनुबंध है। दो शब्द सामने आ रहा है, एक शब्द है ठहराव और दूसरा शब्द है अनुबंध। ठहराव सभी अनुबंध नहीं होते और सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। कहने का तात्पर्य है ठहराव यानी समझौता। किसी भी बात पर, किसी भी लेन देन को लेकर दो पक्षकारों के बीच प्रस्ताव और स्वीकृति के जरिए समझौता का उत्पन्न होना हुआ करता है। अगर हम अनुबंध की बात करें तो अनुबंध की उत्पत्ति समझौता से ही होती है, यानी ठहराव से। लेकिन अनुबंध है क्या, इसको विस्तार में जानने की जरूरत होती है। अनुबंध की परिभाषा को जानने के लिए हमें अनुबंध से जुड़े हुए न्यायाधीशों की परिभाषाओं को जानना होगा और फिर भारतीय अनुबंध अधिनियम में अनुबंध की क्या परिभाषा है इसे भी देखना होगा। न्यायाधीशों द्वारा जो परिभाषा दी जाती है उसमें सालमंड एक न्यायाधीश हैं जिन्होंने अनुबंध की परिभाषा दी है। उनके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। कहने का मतलब यह है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है। पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न हो उसे, उस तरह के ठहराव को अनुबंध कहेंगे। सालमंड ने दायित्व शब्द को स्पष्ट किया है। दायित्व का क्या मतलब है? दायित्व एक वैधानिक बंधन है। दायित्व वैधानिक बंधन है। उस वैधानिक बंधन को दायित्व कहते हैं जो निर्धारित मनुष्य या मनुष्यों पर किसी विशेष कार्य को लेकर या फिर किसी विशेष कार्यों के करने से अथवा न करने से, यानी करने से विरत रहने से जुड़ा हुआ है। दायित्व का उन्होंने स्पष्ट करते हुए विवेचना की है कि दायित्व वह है जो निर्धारित मनुष्यों पर, किसी एक मनुष्य पर या मनुष्यों पर, जिनके बीच समझौता हुआ है, उनके साथ
किसी कार्य को या कार्यों को करने अथवा करने से विरत रहने की भार डालता है, वो दायित्व है। उन्होंने इसे डिफाइन करते हुए लिखा है, ऑब्लिगेशन इज ए लीगल टाई which imposes upon a determinate person or persons the necessity of doing or to abstain from doing a definite act or acts। एक दूसरे विद्वान भी हैं जिन्होंने अनुबंध को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक ठहराव, समझौता तथा वचन जो लॉ द्वारा यानी राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय हो, अनुबंध कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो कानून के द्वारा मनवाया जा सके वैसा ठहराव ही अनुबंध है। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिसेस इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एवरी एग्रीमेंट और प्रॉमिस इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इसे और भी अधिक स्पष्ट करते हुए सर विलियम एंडरसन ने कहा है कि अनुबंध वह ठहराव है जो दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच किया जाता है और जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो वह ठहराव अनुबंध नहीं हो सकता। राज नियम का मतलब लॉ के द्वारा अगर वह इनफोर्सेबल है तो ऐसे ठहराव को अनुबंध कहा जाएगा। जिस ठहराव के द्वारा एक या अधिक पक्षकार दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के बीच किन्हीं कार्यों को करने या नहीं करने के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, ठहराव में जो तथ्य होता है उससे दायित्व की उत्पत्ति होती है और दायित्व किसी बात को या बातों को लेकर होता है, उसको करने या उससे अलग रहने के या विरत रहने के लिए होता है। तो जब यह दायित्व उत्पन्न होता है तभी ठहराव हो सकता है। जिस ठहराव में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हो और वह विधान के द्वारा कानून के द्वारा उसकी पूर्ति नहीं कराई जा सके, उसको अमल में नहीं लाया जा सके, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सके, न्यायालय में न्याय के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सके, तो वो ठहराव है, वो अनुबंध नहीं है। उसे केवल ठहराव कहेंगे, ठहराव को अनुबंध नहीं कहेंगे। तो इस तरह से जो परिभाषा विद्वानों ने दी है, न्यायाधीशों ने दी है, उसके अलावे अनुबंध संबंधी परिभाषा भारतीय कानून में भी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है
कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सिंपल सा है। ऐसा समझौता, ऐसा ठहराव जो कानून के द्वारा परिवर्तनीय हो उसे अनुबंध कहेंगे। इस परिभाषा में दो बातें हैं। एक बात है कि दो पक्षकार होते हैं, उन पक्षकारों के बीच ठहराव होता है, और ठहराव ऐसा हो, अनुबंध होने के लिए ठहराव ऐसा हो जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो। जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय न होंगे वो केवल ठहराव हो सकता है, वह अनुबंध नहीं हो सकता। तो अब हमें राजनियम और न्यायाधीशों की परिभाषाओं को लेकर अनुबंध को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। सभी परिभाषाओं में, चाहे वो न्यायाधीशों का हो अथवा राजनियमों का हो, तो राजनियम के परिभाषा और न्यायाधीशों के परिभाषा से अनुबंध के बारे में निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं। क्या? पक्षकार जो ठहराव के लिए दो पक्ष होते हैं, पक्षकार होते हैं, उनके बीच ठहराव होता है, और उन दोनों के बीच, दोनों पक्षकारों के बीच जो ठहराव होता है उससे दायित्व उत्पन्न होता है, और दायित्व ऐसा हो जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो। यही तीन बातें हैं: पक्षकारों का होना, दो पक्षकारों का होना, एक प्रस्तावक होते हैं, दूसरा स्वीकृति देने वाले होते हैं, जो मुद्दे होते हैं उस पर प्रस्ताव होता है, उस पर स्वीकृति होता है, और स्वीकृति होने के बाद वो ठहराव हो जाता है। ठहराव के बीच दायित्व भी होना चाहिए। किन बातों के लिए ठहराव, किन बातों के लिए प्रस्ताव? अगर उस दायित्व की मान्यता कानूनन सही है तो उसे नहीं निभाने की दिशा में अथवा उससे पीछे हटने की दशा में उसे कानून द्वारा मनवाया जा सके, और यदि ऐसा है, यानी राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है, तो ऐसे ठहराव अनुबंध कहे जाएंगे। सालमन भी कहते हैं कि अनुबंध अधिनियम केवल उन्हीं ठहरावों का अधिनियम है जो दायित्व उत्पन्न करता है, तथा उन्हीं दायित्वों का अधिनियम है जो दायित्वों का, जिन दायित्वों का स्रोत जो है ठहराव होता है। दायित्व कहाँ से पैदा होते हैं? ठहराव से पैदा होते हैं। तो अनुबंध में ठहराव होते हैं, ठहराव दायित्व उत्पन्न करते हैं, और दायित्व का स्रोत कहाँ से उत्पन्न होता है? दायित्व उत्पन्न होता है ठहराव से, यानी सोर्स उसका जो होता है वो एग्रीमेंट होता है। दायित्व का जो सोर्स होता है वो एग्रीमेंट होता है। इस प्रकार अनुबंध होने के लिए, यानी अनुबंध केवल ठहराव का होना पर्याप्त नहीं होता है। अनुबंध केवल उसे नहीं कह सकते जिसमें ठहराव हो, बल्कि ठहराव ऐसा हो जो पक्षकारों के बीच वैधानिक संबंध उत्पन्न करे। कैसा ठहराव हो? ऐसा समझौता हो जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करे, वैधानिक दायित्व उत्पन्न करे, जिसके मानने अथवा मानने से इनकार करने अथवा विरत रहने पर न्यायिक रूप से उसको मनवाया जा सके। तो स्पष्ट हुई क्या कौन कौन सी बात? कि अनुबंध ठहराव से होता है, ठहराव से उत्पन्न होता है, ठहराव से अनुबंध की उत्पत्ति होती है, और अनुबंध के लिए जो ठहराव होते हैं उसमें दायित्व होता है, और दायित्वों का स्रोत जो होता है वो ठहराव होता है, और
उससे जो दायित्व उत्पन्न होते हैं, दायित्व को वैधानिक रूप से मनवाए जाने लायक होने चाहिए, तभी वो अनुबंध होगा, वरना वो केवल ठहराव होकर रह जाएगा। दायित्व वैधानिक कब होता है? वैधानिक उसी दशा में होता है जब पक्षकारों में आपसी सहमति या मतैक्य हो, यानी कंसेंसस एड आइडम, कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए, तभी वैधानिक दायित्व माना जा सकता है। यानी जो पक्षकार हैं उनके बीच आपस में जो सहमति हो, वह सहमति बिना किसी बाधा, बिना किसी शर्त के हो, उस पर कोई अड़चन नहीं हो, किसी तरह का सवाल नहीं हो, तो इस तरह की सहमति से जो ठहराव होता है वह वैधानिक रूप से अनुबंध कहा जाता है। अनुबंध वैधानिक ठहराव का नमूना है। वैधानिक ठहराव ही अनुबंध है। जो अनुबंध वैधानिक होता है उसमें जो पक्षकार होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक प्रस्तावक होते हैं और दूसरा उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले होते हैं। प्रस्तावक के प्रस्ताव में जो दायित्व उत्पन्न होता है वह वैधानिक दायित्व यदि उत्पन्न होता है तब वो अनुबंध होता है। अब यदि कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी वस्तु के लिए 500 रुपये देने की बात करे और दूसरा पक्षकार 500 रुपये देकर वह वस्तु लेने को तैयार हो जाए, तो ये सहमति एक ठहराव को उत्पन्न करती है और वह ठहराव वैधानिक होता है। वह इसलिए वैधानिक होता है क्योंकि इसमें पक्षकारों के पीछे हटने से जो जिसको क्षति होती है वह इसके मनवाने के लिए कानून की सहायता, न्यायालय की सहायता ले सकता है। लेकिन यदि कोई मित्र या कोई संबंधी किसी को चाय पीने के लिए अमुक जगह अमुक होटल पहुंचने की बात करे और वो उसको स्वीकार कर ले, दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार कर ले, पक्षकार में और भी कोई आदमी हो, यानी पक्षकार कई हो, प्रस्तावक एक हो, स्वीकर्ता 10 हो, 5 हो या जो भी हो, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया चाय पीने के लिए अमुक जगह पर आएंगे और वो नहीं आते, तो जैसे ही वो स्वीकार करते हैं वो ठहराव हो जाता है। प्रस्ताव और स्वीकृति के बाद वह जो आपस में बातचीत हुई है उसे समझौता कहेंगे, समझौता हो जाती है। लेकिन ये समझौता वैधानिक नहीं हो सकता। अगर वो नहीं आते हैं तो भी इसे कानून के द्वारा नहीं मनवाया जा सकता है। इसको कानून के लिए न्याय कराने हेतु नहीं ले जाया जा सकता। ये सामाजिक संबंध होते हैं, व्यवहारिक संबंध होते हैं। इसमें जो दायित्व उत्पन्न होता है वह दायित्व वैधानिक नहीं होता है। इसलिए हमें वैधानिक दायित्व उत्पन्न होने वाले ठहराव को ही अनुबंध कहना होगा। कुछ दायित्व ऐसे भी होते हैं जो अधिनियम के द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, इन्फोर्सेबल होते हैं, लेकिन वे किसी ठहराव से उत्पन्न नहीं होते, किसी समझौते से ऐसे दायित्व उत्पन्न नहीं होते, लेकिन वो अनुबंध हो जाते हैं।
इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। जैसे जब कोई न्यायालय जजमेंट देता है और उस जजमेंट के जो पक्षकार होते हैं उनके बीच दायित्व उत्पन्न होता है। यह दायित्व समझौतों से तो नहीं हुआ, ठहराव से तो नहीं हुआ। तो ये एक उदाहरण है कि कुछ दायित्व ऐसे होते हैं जो ठहराव से उत्पन्न नहीं होते। इसके कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूं। सिविल रॉन्ग्स यानी टॉर्ट्स, हिंदी में इसको कहते हैं दुष्कृति या दीवानी अपकार। दूसरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। तीसरा जजमेंट ऑफ कोर्ट्स। चौथा ऑब्लिगेशंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी ईटीसी। ये सब ऐसे दायित्व उत्पन्न करते हैं जो बिना ठहराव के होते हैं, लेकिन वो एक अनुबंध होते हैं। बिना ठहराव के सामान्य रूप से कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता, लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें दायित्व तो होते हैं लेकिन वो ठहराव द्वारा उत्पन्न नहीं होते। आज मैं अनुबंध की परिभाषा और अनुबंध के विषय में आने वाले सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं पर थोड़ा विषय सामने रखा है, विषय वस्तु को समझाने की कोशिश की है। आगे फिर मैं अगले किसी सवाल से आपको परिचित कराऊंगा, उसका जो तथ्य है उसे प्रस्तुत करूंगा। वैसे आज जो मैंने बताया उस पर सवाल आया करता है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय है, इसे स्पष्ट करें। मुझे विश्वास है कि मैं फिर आपको बिजनेस लॉ के अगले अध्याय से जोड़ूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।